कई दिन से वही टीवी पे आप देख रहे हैं, बार बार न्यूज में आ रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। आखिर ये यूसीसी है क्या? और नरेंद्र मोदी ने भी बात किया यूसीसी के बारे में भोपाल में जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। ठीक है। और यूसीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी, आखिर ये यूसीसी है क्या, आम लोगों को क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस यूसीसी का। ठीक है, क्या फायदा होगा पूरे देश को यूसीसी लागू होने का। ठीक है, क्या यूसीसी लागू होने के नुकसान हैं, क्यों हमारे देश की कई सारी कम्युनिटी जैसे मुस्लिम और कई सारे ट्राइबल्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूसीसी से रिलेटेड केसेस हुए हैं, यूसीसी का मुद्दा कितना पुराना है। ठीक है, यूसीसी का मुद्दा क्या आज़ादी से पहले का भी है। ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, आप इस सेशन के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो यूसीसी की अगर बात करें, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो अगर सिंपल भाषा में कहें, आज़ादी से पहले क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले जो क्रिमिनल लॉ थे उनको कोडिफाइड कर दिया गया और यूनिफाइड कर दिया गया। यानी जो क्रिमिनल लॉ हैं, कोई भी क्राइम करेगा तो सबके लिए एक जैसा कानून रहेगा। ठीक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, या किसी भी वर्ग का है, संप्रदाय का है, जो क्राइम करेगा उसके लिए एक जैसा कानून रहेगा। यानी क्रिमिनल कोड जो है उसको कोडिफाइड किया गया, क्रिमिनल लॉज को, और उसको यूनिफाइड किया गया, सब पे लागू किया गया। ठीक है, जहां पर पर्सनल लॉ की बात आई, पर्सनल लॉज क्या होते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सब पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, शादी विवाह, डाइवोर्स, ठीक है, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। ठीक है, ये पर्सनल लॉज हैं। और जहां पर पर्सनल लॉज की बात आई तो ये डिसाइड किया गया कि जो पर्सनल लॉज है वो हर धर्म के लिए अलग अलग रहेंगे। जैसे हिंदू धर्म का अपना अलग पर्सनल लॉज होगा, मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ होगा। ठीक है, बाकी धर्मों का अलग पर्सनल लॉ होगा। ठीक है, जो मैरिज के, डाइवोर्स के, इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के जो फैसले हैं वो हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ के अनुसार होंगे। ठीक है, आजादी से पहले ऐसा था। आजादी के बाद जो है, जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, तब अंबेडकर ने, नेहरू ने काफी आवाजें उठाई कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, यानी पर्सनल लॉज जो है वो सब के लिए एक जैसे हों। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को दबा दिया गया और केवल संविधान में आर्टिकल 44 ऐड कर दिया गया कि आने वाली सरकारें जो हैं ऐसा करेंगी। ठीक है, तो संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया। ठीक है, संविधान सभा ने आर्टिकल 44 में लिख दिया कि आने वाली सरकारें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगी। और आज तक 26 जनवरी 1950 में हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद से आज तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं जो है लागू हो पाया है। ठीक है, तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में जो है आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया। पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। ठीक है, आप तो अब कहेंगे आप कि सर पूरे देश के लिए एक कानून है, तो कोई भी क्राइम करता है, रेप करता है या कोई चोरी करता है तो सबके लिए एक जैसा कानून है। लेकिन ये क्रिमिनल केसेस में ये सबके लिए कानून एक जैसा है, पर्सनल लॉज में ये कानून एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात करता है वन लॉ फॉर इंडिया। ठीक है, जो हर धर्म के लिए एक जैसा होगा। किस केसेस में? मैरिज के केस में, डाइवोर्स के केस में, इनहेरिटेंस के केस में, एडॉप्शन के केस में। ठीक है, जैसे इमेजिन कीजिए हिंदू के लिए ये रूल है कि भाई हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, मुस्लिम जो है वो फिलहाल जो है एक से ज्यादा शादी कर सकता है। तो अगर हम पर्सनल लॉज की बात करें तो वो आज भी जो है हमारे देश में हर धर्म के लिए अलग अलग है। UCC is a proposal to replace the personal laws of various religion community with a common set of law of all citizen। यानी UCC क्या है? UCC ये है कि हर धर्म के लिए जो अलग पर्सनल लॉज है उसकी जगह एक ही जो है लॉ जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम हिंदी में समान नागरिक संहिता जो है जिसको हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने बात किया। तो भाई उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। ठीक है, मोदी सरकार ने को 9 साल हो गए, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हुई। अब क्यों मुद्दा गरमाया हुआ है? ठीक है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश की आजादी से पहले भी जो है ये मुद्दा था, आजादी के बाद भी ये मुद्दा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे केसेस आए। ठीक है, शाह बानो वाला केस हुआ, चाहे वो शर्ला मुदगिल का केस हुआ, तब भी ये मुद्दा
गरमाया, लेकिन अभी फिलहाल ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी का, ठीक है। एक तो ये कारण है कि 5-6 स्टेट में इलेक्शन है, ठीक है, 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है जो बीजेपी सरकार की जो है एक तरीका है कि ठीक है हिंदुओं को जो है संगठित करने का, वो एक कारण है कि फिलहाल यूसीसी गरमाया हुआ है। 2024 के इलेक्शन सिर पे हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के गरमाने का कारण है। 22nd लॉ कमीशन, ठीक है, जो स्थापित कर रखा है, ठीक है, जो 22nd लॉ कमीशन है भारत का, वो बार बार जो है इस मुद्दे को उठा रहा है, वो लोगों से राय ले रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि भी आपकी क्या राय यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ठीक है। तो इस कारण से मुद्दा गरमाया हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं, ठीक है, उसके कारण भी मुद्दा गरमाया हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम देखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या हिस्ट्री है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यही हिस्ट्री है कि 1835 की जो रिपोर्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें यह फैसला लिया गया था कि जितने भी भाई जो है जितने भी क्रिमिनल एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट तरह के कानून है उनको यूनिफाइड किया जाएगा, यानी सबके लिए लागू होंगे एक जैसे, लेकिन जो भी पर्सनल लॉ है वो हर धर्म के अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देश को आजादी मिली, और आजादी मिली संविधान, आप देखेंगे संविधान सभा ने संविधान को लागू किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद आप देखेंगे संविधान में आर्टिकल 44 ऐड किया गया, और इस आर्टिकल 44 में कहा गया कि आने वाली सरकारें जो हैं वो देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगी, यानी हम नहीं कर रहे भाई, आने वाले सरकारें लागू करेंगी। संविधान सभा में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे जो है मुद्दे उठे, और एट द एंड यही डिसाइड हुआ कि भाई फिलहाल तो जो है देश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो वो क्या प्रॉब्लम थी कि देश नया नया जो है आजाद हुआ था, देश में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के मारकाट हुई थी, ठीक है। तो हमारे देश के जो नेता हैं संविधान सभा के अंदर जो बैठे थे वो नहीं चाहते थे कि दोबारा देश में ऐसे दंगे हो, क्योंकि देश की स्थिति नहीं थी उस समय दंगे बर्दाश्त करने की, और ज्यादा दंगे बर्दाश्त करने की। तो फिलहाल जब संविधान सभा ने यही डिसाइड किया कि भैया अभी जो है हम समान नागरिक संहिता लागू नहीं करते, ठीक है, आने वाले टाइम में हम समान नागरिक संहिता जो है हम लागू करेंगे। तो आर्टिकल 44 में इतना ही कह दिया कि भाई आने वाली सरकारें जो हैं देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। आर्टिकल 44 जो है वो संविधान के भाग 4 के अंदर है। संविधान का भाग जो 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जिसका हिस्सा है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में लिखा गया स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर एक चीज है कि हमारे देश के अंदर याद रखना कि किसी भी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, केवल एक ऐसा स्टेट है गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। गोवा में जो है काफी टाइम तक आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का जो है काफी टाइम तक गोवा में शासन रहा। अगर गोवा आप जाएंगे तो पुर्तगाली कल्चर वहां पर मिलेगा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गोवा अगर आप जाते हैं, गोवा का जो भी मुसलमान है, ठीक है, जो भी हिंदू है वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो गोवा का मुसलमान भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। तो गोवा एकमात्र हमारे देश का स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके बाद अगर हम बात करें तो करंटली नॉट फॉर मुस्लिम बट ऑल्सो हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी एंड जूज आर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग पर्सनल लॉ, जितने भी धर्म है मोस्टली सब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। वो अपने अपने अलग अलग लॉ के अनुसार जो है मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सब जो है उनके अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों के अनुसार जो है वो हमारे देश में काम किया जाता है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ज्यूज, हिंदू, जैन सब के लिए जो है अपना अलग अलग पर्सनल लॉ है। अब भाई कुछ केसेस की बात करते हैं। हमारे देश के इतिहास में कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है हमारी सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करें, ठीक है। कुछ फेमस केस आने वाले एग्जाम में इन केसेस के बारे में जो है पूछा जा सकता है, और काफी इंटरेस्टिंग केस भी है। एक केस है शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद। शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, 1985, राजीव गांधी के टाइम का ये केस है। शाह बानो को उसके पति ने तलाक दे दिया। शाह बानो के पति ने 3 बार कह दिया कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है। शाह बानो को तलाक मिल गया, और उसके बाद फिर शाह बानो को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। काफी एज हो चुकी थी शाह बानो की, ठीक है। जब शाह बानो को तलाक दिया, ठीक है, अब शाह बानो क्या करे, कहां जाए,
ठीक है। तो शाह बानो को मेंटेनेंस देने से ही मना कर दिया। ठीक है। इसके बाद शाह बानो कोर्ट के अंदर जाती है और इसके पति भी कोर्ट के अंदर जाते हैं। कोर्ट के अंदर जो है काफी टाइम तक जो है ये फैसला आता, काफी टाइम के तक जो है ये मुकदमा चलता है और फिर एट द एंड फैसला आता है। ठीक है। और ये फैसला यही था कि मुस्लिम्स जो लॉ हैं उसमें ऐसी मेंटेनेंस की कोई बात नहीं थी और शाह बानो ने जो है का केस था कि भी मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये केस चला गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपील्ड द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 और सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो है अपने पतियों से मेंटेनेंस, अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है मुस्लिम्स में। ठीक है। कुछ महीने का ये इद्दत पीरियड होता है। ठीक है। इद्दत पीरियड के समय पे तो मेंटेनेंस की बात होती है मुस्लिम में, लेकिन इसके बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इद्दत पीरियड के बाद भी जो है अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में ऑब्जर्व दैट यूसीसी वुड हेल्प इन रिमूविंग द कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। यूसीसी जो है हमारे देश में लागू होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। इसके बाद भाई हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट केस, सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। ठीक है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस है भाई। ठीक है। अच्छा, जो है आपको पता होगा कि मुस्लिम पुरुष जो है, मुस्लिम जो है वो एक से अधिक शादी कर सकते हैं, हिंदू एक ही शादी कर सकता है। अब भाई क्या हो कि हिंदू को एक से अधिक शादी करनी है। ठीक है। अगर मान लो हिंदू को एक से ज्यादा शादी करना चाहता है, किसी से शादी हो रखी है किसी हिंदू की, और वो फिर उसके बाद किसी और से प्यार हो गया, उससे भी शादी करना चाहता है, तो क्या करे भाई हिंदू? ठीक है। वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए और एक से और शादी कर ले। ठीक है। क्या ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसा कहा सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट द हिंदू मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर द हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1995। ठीक है। 1955 के हिंदू लॉ के अनुसार ही हिंदू शादी जो है वो खत्म हो सकती है, बाकी और किसी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई हिंदू जो है वो मुस्लिम महिला से शादी कर ले और सोचे मेरी पहली वाली खत्म हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। या कोई जो है हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए या उसके बाद जो है शादी कर ले मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद, सोचे कि पहली वाली खत्म होगी, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें कहा कि कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन वुड नॉट बी इटसेल्फ डिसॉल्व द हिंदू मैरिज अंडर द एक्ट ड्यूज ए सेकंड मैरिज सोलनाइज आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम वुड ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आप जो है हिंदू धर्म से आप बिलोंग करते हो और मुस्लिम में कन्वर्ट होकर और दूसरी शादी कर लेते हो, ठीक है, तो ऐसा करना जो है वो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। और आप अगर दूसरी शादी करते हो मुस्लिम में कन्वर्ट होकर, सोचते हो कि पहली वाली जो है वो डिसमिस हो जाएगी या पहली वाली को भी रखेंगे और दूसरी वाली को भी रख लेंगे, तो ये इलीगल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर एक केस है शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 का, ज्यादा दूर का केस नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है। मुस्लिम में क्या होता था, एक प्रथा थी कि भाई 3 बार तलाक 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 कह दिया तो तलाक मिल गया, तो इस ट्रिपल तलाक को जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है। और इन तीनों केसेस में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि भाई सरकारें जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करें। ठीक है। ये बार बार जो है इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना हो। ठीक है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर हो, ठीक है, जिसमें देश की हर महिला को जो है एक डिग्निटी मिल सके। ठीक है। तो ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके बाद हम देखेंगे भाई कि क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। मोदी जी जो है अपने भाषणों में कह रहे हैं कि यूसीसी देश की जरूरत है, यूसीसी लाना चाहिए, यूसीसी के फायदे हैं। ठीक है। हमारा देश एक परिवार की तरह है, एक परिवार में 2 लोगों की अलग अलग कानून अगर होगा तो देश कैसे चलेगा, तो ऐसी ऐसी बातें मोदी जी कह रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या भाई, क्या बेनिफिट है, आम आदमी को क्या मिलेगा? ठीक है। आम आदमी को तो भाई जो है फिलहाल अगर देखें तो आम आदमी जो है टमाटर, पटेटो, ओनियन सब कुछ महंगा है। ठीक है। तो सब्जी महंगी है, हो गई है, हमारे देश में रोजगार नहीं है। ठीक है। हमारे युवाओं की रील देख देख के अंगूठे घिसने लगे हैं। तो हमारे देश में क्या मिलेगा आम लोगों को?
ठीक है, यूसीसी लागू करने से। ये हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है यूसीसी लागू करने का। तो सबसे पहले सेकुलरिज्म, भाई धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। हमारा देश एक सेकुलर देश है, ठीक है, जिसमें किसी एक धर्म को जो है प्रमुखता नहीं दी गई है, हर धर्म बराबर है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जो जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, जैसे पर्सनल लॉ है, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये कानून हर धर्म के लिए एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्षता आएगी, ये एक सिग्निफिकेंस है इसका। दूसरा एक सिग्निफिकेंस है प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल एंड वुमेन राइट, ठीक है। तो क्या है कि कई सारे धर्मों में जो है, जैसे मुस्लिम धर्म में अगर हम बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है, महिलाओं को पुरुष के बराबर राइट्स नहीं है। हिंदू धर्म में जैसे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस जो है महिलाओं को मिल जाता है, जैसे बाप की डेथ के बाद बेटी को भी प्रॉपर्टी नाम हो जाती है, ठीक है। हिंदू धर्म में पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता है। मुस्लिम धर्म में कुछ राइट्स नहीं है वुमेन को। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सबके लिए एक जैसे कानून बनेंगे, पर्सनल लॉज बनेंगे, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं डिग्निटी जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद एंडिंग अनजस्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन, कई सारी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, रीति रिवाज हैं जो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उनको जो है वे खत्म हो जाएंगे। सब जो है पूरा देश में जो है एक जैसे पर्सनल लॉ हो जाएंगे, ठीक है। ईजेस एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है कि कोर्ट्स के बाद अदालतों के पास कई सारे केस आते हैं जिसमें जो है अलग अलग धर्मों के जो है लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है बड़ा उसमें दिक्कतें आती हैं कोर्ट को भी फैसला लेने में। तो ये जो है काफी आसान होगा। ग्लोबल प्रैक्टिस ऑफ यूसीसी, ऐसा नहीं है कि भाई जो है हमारे देश में ही जो है पहली बार यूसीसी की बात चल रही है, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी यूसीसी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में लागू है। जैसे अगर आप बात करें मोरक्को में, पाकिस्तान में, ठीक है, इन सभी देशों में यूसीसी है। ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम नेशंस लाइक मोरक्को, पाकिस्तान एक्सेट्रा हैव बीन फॉलोइंग द यूसीसी, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, एक और मुद्दा है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता, एकता और अखंडता। हमारा देश एक हो जाएगा, ठीक है, हमारा देश जो है एक सूत्र में पिरो दिया जाएगा, तो देश एक होगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ फायदे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या भाई नुकसान है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के, समान नागरिक संहिता लागू करने के क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो अब नुकसानों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंस के बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होगा भाई, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो क्या धर्म की स्वतंत्रता रह जाएगी जब, ठीक है, जब आप जो है हर धर्म को जो है एक सूत्र में आप पिरो दोगे, तो क्या धर्म की स्वतंत्रता रह जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा, अनुच्छेद 25 का वायलेशन होगा, जो एक मौलिक अधिकार है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद रिड्यूसिंग डाइवर्सिटी, ठीक है भाई, हम भारत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, सबकी अलग अलग रीति रिवाजें हैं, ठीक है। अब हम जो है हर चीज को जो हम एक कर रहे हैं, तो क्या हमारी डाइवर्सिटी जो है वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी कमियां नहीं है कि भाई हम जो है अलग अलग धर्म है हमारे में, ये हमारे पास जो है एक तरीके से हमारा खजाना है कि हमारे पास अलग अलग धर्म है। तो उन अलग अलग धर्मों में जो है हम जब उनको एक करने की बात करेंगे, जब उनको उनमें कई सारी जो है आप देखेंगे पर्सनल लॉज को जो हम एक कर देंगे, तो क्या वो डाइवर्सिटी कम नहीं हो जाएगी, ये एक मुद्दा है। इसके बाद भाई अगर हम बात करें रिप्लेसिंग देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन, देखो कई सारे ट्राइबल्स हमारे देश में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को तो छोड़ो, सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन को छोड़ो, इसके अलावा ट्राइबल्स की आप बात करो, ठीक है, जो हमारे देश की जनजाति है उसको आप गरीब मत सोचिए। जनजाति हमारे देश की सबसे रिच है। किस चीज में रिच है? इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ठीक है, वो अपने कल्चर को आज भी मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, कल्चरल रिच है हमारे देश की जनजाति। तो हमारे देश की जनजाति के अलग अलग कल्चर, जैसे अगर आप बात करें मेघालय में एक है खासी ट्राइब्स है, खासी ट्राइब का अपना अलग कल्चर है, मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, ठीक है, महिलाओं को जो है प्रमुखता दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी जो है जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो लड़की के नाम होती है, ठीक है, लड़के के नाम नहीं होती, लड़की के नाम होती है प्रॉपर्टी, और वो भी घर में सबसे छोटी लड़की के नाम होती है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी हो रही है। तो हमारे देश की जो ट्राइब्स हैं उनके सबके अलग अलग कल्चर, वो कल्चरल रिच हैं, ठीक है। अगर हम
पूरे देश में अगर पर्सनल लॉ वो अगर हम एक कर देंगे कि एक ही पर्सनल लॉ सब पूरे देश में लागू होगा, तो क्या हमारी जो है ट्राइबल सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं होगा? ठीक है, क्या हमारा जो ट्राइब्स है जिसके पास जो कल्चर रिच है, तो क्या उनको हम कल्चरली पुअर नहीं कर देंगे? ठीक है, ये भी हमारा एक धनी है, हमारे देश की संपदा है हमारा कल्चर। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। उसके अलावा कुड प्रो कम्युनल टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाले केस में आपने देखा होगा दिल्ली में कितने बड़े बड़े वायलेंस हुए थे, तो ये तो और भी बड़ा मुद्दा है। ठीक है, यूसीसी और भी बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि पूरे देश में जो है बहुत सारे जो है कन्फ्लिक्ट हो जाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे फैल जाएं। ठीक है, या और भी जो है तोड़ फोड़ हमारे देश में देखने को मिले। ये एक बड़ा चैलेंज है यूसीसी को लागू करने में। और यही कारण है कि आज तक हमारे देश की जो सरकारें हैं, हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री आए हमारे देश में, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। ठीक है, हमारे देश में बहुत जो है आप देखेंगे कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके बाद से जो है आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। तो पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस इज ऑल्सो ए चैलेंज टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये हमने आज के सेशन में पढ़ा। स्टूडेंट, अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो आप जो है इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देखते थे, अड्डा 24/7 पे, टेक्स्ट बुक पे आपने जो है मैंने काम किया। इसके अलावा केडी लाइव पे मैंने सबसे पहले काम किया। रोशनी स्टडी ग्रुप एक कोचिंग सेंटर मैंने चलाया था काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो अभी मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर शेयर करें चैनल को भी, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, जैसे इस कोड को आप जो है स्कैन करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल में मैं लगातार अपडेट भेजता रहता हूँ, जितने भी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, डेली करंट अफेयर, हिंदू कोचिंग वेबसाइट और जो है इसके अलावा पीआईबी, इन सब का करंट अफेयर में टेलीग्राम ग्रुप पे डेली डालता हूँ, कोई दिन खाली नहीं जाता। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हमारे साथ जो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।